अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। पेपर में कैसे लिख के आना ये बुक पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ हम चीज़ें समझेंगे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, ठीक है। डिवीजन कहते हैं डिवाइड करने के प्रोसेस को, और एल्गोरिथम कहते हैं कुछ स्टेप्स को, ठीक है। एल्गोरिथम मीन कुछ स्टेप्स और डिवीजन कहते हैं प्रोसेस को डिवाइड करने के, ठीक है ना, डिवाइड करने के। और यूक्लिड हमारे पास मैथमेटिशियन था। यूक्लिड ने जो स्टेप्स बताए जिनको हम फॉलो करें तो हमारा डिवाइड करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उनको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। अपने तरीके से समझाऊंगा मैं। यहाँ पे बुक पे आपके पास लिखा है कि पेपर में कैसे लिख के आना है। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जहाँ बुक पे ए लिखा होगा वहाँ आपने बी लगा लेना है, जहाँ बुक पे बी लिखा होगा आपने वहाँ ए लगा लेना है। बस बाकी मैं वही समझाऊंगा, ठीक है। ए और बी दो इंटीजर्स ले लिए हमने, ए और बी दो इंटीजर्स ले लिए। पिछले लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी बताई थी। इनमें से ए डिवाइड करेगा बी को, तो हम लिखेंगे ए डिवाइड्स बी, डिवाइड्स बी। ये उसी वक्त मुमकिन था जब बी इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर लिख दें, ठीक है, सम इंटीजर लिख दें। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी इज़ इक्वल टू इंटीजर को हमने नाम दे दिया एक्स का, ठीक है, और प्लस हम ज़ीरो लिख दें। अब ज़ीरो भी तो किसी ना किसी की वैल्यू हो ही सकती है, तो b इज़ इक्वल टू ए, एक्स को हमने एक ख़ास नाम दे दिया q का, और ये हमने r की वैल्यू कह दी। तो ये हमारे पास जो आएगा इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, यहाँ से चलती हैं। a और b दो इंटीजर ले लिए हैं, और डिवाइड करने वाला डिवाइज़र जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिवाइज़र जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपको समझाऊंगा वहाँ पे ए, यहाँ ए डिवाइड करेगा, बुक पे जिस तरीके से लिखा गया है वहाँ बी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखें, बी को अंदर रखा और ए पे हमने डिवाइड करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नंबर ले लिया मैंने 2 और एक नंबर ले लिया मैंने 7। ए की वैल्यू को मैंने 2 कह दिया, बी की वैल्यू को मैंने 7 कह दिया, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल से ही हमारा ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है कंप्लीट होगा। 7 को अंदर रख के मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो हमने 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आंसर जो है वो 7 से छोटा ही रहे या 7 के इक्वल आ जाए। तो 2 जो है वो ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 7 से छोटा ही है, ठीक है। तो रिमाइंडर 7 आ गया। 7 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 3 आर 2 1 आर 2, रिमाइंडर आ गया 5। 7 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, आंसर 3 आ गया, रिमाइंडर। 7 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया, 2 3 आर 6, रिमाइंडर 1 आ गया। अब अगर हम 8 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, 7 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 4 आर 8। अब 7 से बड़ा आ गया, इस केस को हम शामिल नहीं करेंगे, यानी कि ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखें तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, ठीक है। जब हमने b को अंदर रखा और a पे डिवाइड किया तो हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर आया, ठीक है ना। रिमाइंडर की वैल्यूज़ कितनी आई, 1 आई, 3 आई, 5 आ गई और 7 आ गई। ये रिमाइंडर्स की वैल्यू हैं, ठीक है। अब देखें, कभी हमने इसको 0 से मल्टीप्लाई करवाया, कभी 1 से, कभी 2 से, कभी 3 से, अपनी मर्ज़ी के नंबर से हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो इसको हमने x कह दिया, यानी कि किसी भी वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया, और वो वैल्यू ऐसी थी कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर इस 7 से छोटा रहे। जहाँ से समझ ना आए या ये लगे कि ये तेज़ बोलता है तो स्पीड स्लो करके वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो छोटी होनी चाहिए, मैक्सिमम कंसेप्ट समझाऊँगा, ठीक है। अब इस अगर r की वैल्यू, यानी कि अगर ये मैंने 1 को फाइंड करना, यानी अगर ये मैंने 7 को फाइंड करना है, 7 को फाइंड करना है, तो ये 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 लिखूँगा। अगर इस 5 की वैल्यू हमने निकालनी है तो 5 इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूँगा। इसी तरीके से अगर मैंने इस 3 की वैल्यू निकालनी है तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूँगा। इसी तरह इस 1 की वैल्यू निकालनी है तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूँगा।
ठीक है। तो ये देखें 7 में से 0 निकाला 7, 7 में से 2 निकाले 5, 7 में से 4 निकाले 3, 7 में से 6 निकाला 1। ठीक है। तो रिमाइंडर की वैल्यूज़ हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, और r जो है वो ग्रेटर देन हो 0 से, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 से, और लेस देन हो a से। ठीक है। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। अगर आप अपनी बुक पे देखेंगे तो आपकी बुक पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। तो आपने सिर्फ करना क्या है, जहाँ जहाँ मैं ए यूज़ करूँगा आप बी यूज़ कर लीजिएगा, और जहाँ जहाँ मैं ए यूज़ करूँगा बी यूज़ करूँगा वहाँ आप ए यूज़ कीजिएगा। बाकी सारा सेम है। ठीक है, मैं इसको लेके चलूँगा, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको अब हम प्रूफ करने लगे हैं, इसको अब हम प्रूफ करने लगे हैं, इसको प्रूफ करेंगे। और प्रूफ किसके ज़रिए करेंगे? प्रूफ हम वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल के ज़रिए करेंगे। वेल ऑर्डिनरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल की दो कंडीशंस होती हैं। पहली ये कि सेट जो है वो नॉन एम्प्टी हो। जब हम इसको अप्लाई करेंगे आपको समझ आ जाएगी, अभी फ़िलहाल ऊपर से ही चीज़ें गुजरती होंगी। सेट नॉन एम्प्टी हो। दूसरी बात ये कि लीस्ट एलिमेंट होगा वो, उसमें लीस्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब रिमाइंडर लिया ना हमने, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया। तो यहाँ पे हम एक सेट एस डिफाइन करेंगे कि जिसमें रिमाइंडर्स होंगे, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। अब इस पे हम वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल लगा देंगे। तो वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल कहता है कि सेट नॉन एम्प्टी हो, तो सेट नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो ज़रूर है। पहली कंडीशन ठीक होगी। दूसरी कंडीशन कहती है वहाँ एक लीस्ट एलिमेंट हो, दूसरी कंडीशन भी ठीक हो गई। यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो 1 क्या है? लीस्ट एलिमेंट है। ये लें जी, ये हमारा प्रूव हो गया। प्रूफ कैसे हुआ? अगर हम इसी चीज़ को इन जनरल लेके चलें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखें तो b को अंदर रखा, a पे डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, r आ गया था। यानी कि b को अंदर रख के a पे डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ r आ गया। अगर हमने r निकालना हो, 5 निकालना था, तो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया था। r फाइंड करना है, तो r इज़ इक्वल टू हमने क्या किया? b माइनस ए एक्स, बी माइनस ए एक्स। ये हमारे पास रिमाइंडर का फार्मूला आ गया। काउंटर एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने इन सभी के लिए एक फार्मूला ये निकाल लिया। ठीक है, अब s जो है यहाँ पे हमने 1 3 5 7 कह दिया। यहाँ पे हम एक सेट डिफाइन करेंगे s का, जिसे हम b माइनस ए एक्स कह देंगे, b माइनस ए एक्स। इस सेट में रिमाइंडर्स मौजूद है। ये यहाँ पे हमने एक सेट डिफाइन कर दिया जिसमें रिमाइंडर्स ही हैं। रिमाइंडर को हमने, ये देखिए रिमाइंडर ही है। ठीक है, और यहाँ पे x कोई भी हमारे पास इंटीजर हो सकता है, और b माइनस ए एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के हो। यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है। हमने 7 लिया है, 8 लेते तो 2 4 आर 8, रिमाइंडर 0 आ जाना था। रिमाइंडर 0 भी आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता। 1 3 5 7 देखें पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये अब इस सेट पे हम वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल लगाएंगे। पहली कंडीशन, सेट नॉन एम्प्टी हो, तो कोई ना कोई रिमाइंडर तो लाजमी होगा। जब हम b को अंदर रख के a पे डिवाइड करेंगे और किसी ना किसी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कोई ना कोई लाजमी आएगा। अगर रिमाइंडर कोई ना कोई लाजमी आएगा तो उस सेट में वो वैल्यूज़ लिखेंगे। जब उस सेट में वो वैल्यूज़ लिखेंगे तो सेट एम्प्टी तो हो नहीं सकता, खाली तो हो नहीं सकता। यानी कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन कहती है वहाँ कोई लीस्ट एलिमेंट भी होगा, सबसे छोटा एलिमेंट भी होगा। बिल्कुल होगा, जिस तरह यहाँ पे छोटा एलिमेंट 1 आया था ना, इसी तरह इस फार्मूले के थ्रू भी कोई ना कोई छोटा एलिमेंट तो आएगा। तो हमने उसको स्पेशली नाम दे दिया r इज़ इक्वल टू बी माइनस ए क्यू। हमने कह दिया कि जब हमने a को q से मल्टीप्लाई करवाया और इसको b में से माइनस किया तो जो r की वैल्यू आएगी वो सबसे छोटी आएगी, जिसको हमने लीस्ट एलिमेंट का नाम दे दिया, यानी कि r इज़ इक्वल टू बी माइनस ए क्यू। ये सारी चीज़ें आई थी ना, ये सारी चीज़ें, यानी कि r इज़ इक्वल टू बी माइनस ए एक्स थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लीस्ट एलिमेंट ये वाला था। तो
इस 3 को हमने क्यू का नाम दे दिया, यानी कि हमने कह दिया है कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास लीस्ट एलिमेंट आता है। इसी तरह जब x की वैल्यू q होगी तो उस वक्त लीस्ट एलिमेंट आएगा, ये हमने कह दिया। दोबारा समझिएगा, ये बात समझने वाली है कि यहाँ पे लीस्ट एलिमेंट 1 आता था। 1 उस वक्त आया जब x की वैल्यू 3 रखी थी, ठीक है। तो इसी तरह इन जनरल में हमने कह दिया कि r की वैल्यू उस वक्त सबसे छोटी आएगी जब हम x की वैल्यू q रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू हो गई कि सेट नॉन एम्प्टी है। रिमाइंडर का फार्मूला b माइनस ए एक्स था, r इज इक्वल टू बी माइनस ए एक्स, और लीस्ट एलिमेंट रिमाइंडर सबसे छोटा उस वक्त आएगा जब r इज इक्वल टू बी माइनस ए क्यू होगा, यानी कि जब x की वैल्यू एक ख़ास नंबर q होगी। तो r इज इक्वल टू बी माइनस ए क्यू, यहाँ से ये जो ए क्यू है नेगेटिव का है, उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा। तो r प्लस ए क्यू इज इक्वल टू बी, इस तरीके से लिख लें या इस तरीके से लिख लें। ये हमारे पास चीज़ प्रूव हो गई। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये इतना हिस्सा प्रूव हो गया। अब हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि r जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के और लेस देन है a से, डिवाइड करने वाले से। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर हम देखें तो ये सारी कीमत किसकी है, r की है, r की है ना। तो r ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये सेट में बताया गया था, यानी कि r ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम जानते हैं कि b माइनस ए एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्या है। ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना, ये वाला। अब हमारे पास प्रूव करने वाला क्या रह गया कि a ग्रेटर दैन है r से कह लें, या फिर r लेस देन है a के। अब हमने सिर्फ ये प्रूव करना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये चीज़ और ये चीज़, ये वाली चीज़, ये 3 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें प्रूव कर दी, तीसरी चीज़ रह गई। अब हम इसको प्रूव करेंगे। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, एक और बात बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रेरी लेके चलेंगे, यानी कि एक सही बात है, ये हमारे पास सही बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, सही बात को छोड़ के इसके उलट गलत बात को लेके चलते हैं। जब गलत बात को लेके चलते हैं तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है कि आपने बात गलत पकड़ी हुई है। फिर हम इसको छोड़ के हम कह देंगे कि गलत बात को लेके चले थे तो हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके उलट वाली चीज़ ठीक है, ठीक है। इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन से प्रूव करना। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है तो इसके उलट लेके चलेंगे, यानी कि इसके उलट क्या होगा, इस चीज़ के उलट r लेस देन है a से, तो हम कहेंगे r ग्रेटर देन है इक्वल टू a के, ठीक है। r ग्रेटर देन इक्वल टू है a के, ये लेके चलेंगे। जब हम इसको लेके चलेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इससे हमारा आंसर जो है वो नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो हम फिर कहेंगे ये चीज़ दुरुस्त है, ठीक है। ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम ये लेके चले। अब हम ये लेके चले तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू b माइनस ए क्यू है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया b माइनस ए क्यू r की वैल्यू है, ठीक है। ये हमें पता है, ये आपको जहन नशीन। अब यहाँ से r ग्रेटर दैन इक्वल टू a है, ठीक है। तो ये a इधर आकर माइनस का हो गया, r माइनस ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के, ठीक है। r माइनस ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखें r की वैल्यू b माइनस ए क्यू है, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट की b माइनस ए क्यू और ये माइनस a, और इनका आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के। इन दोनों में से माइनस a कॉमन लिया, माइनस a कॉमन आया और अंदर आ गया q प्लस 1, और ये ग्रेटर देन है इक्वल टू 0 के। अब देखें ना, एक नंबर अगर हम 5 उठा लें, 5 इंटीजर में से बिलोंग करता है, तो 5 प्लस 1 भी ज़ाहिर सी बात है इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। अगर 5 इंटीजर से बिलोंग करता है तो उसमें प्लस 1 करके वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। हमें पता था कि q इंटीजर से बिलोंग करता है। ये देखें ना, ये वाला जो नंबर हमने लिया था q इंटीजर में से बिलोंग करता था, यानी कि x को हमने कहा था x इंटीजर है, और x की जब वैल्यू q होगी तो उस वक्त r का आंसर सबसे छोटा आएगा। x की वैल्यू जब q होगी तो r का आंसर सबसे छोटा आएगा। x की वैल्यू जब q होगी, x इंटीजर है, q भी इंटीजर है, जब q इंटीजर है तो q प्लस 1 भी इंटीजर होगा, यानी कि ये चीज़ भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब देखें कि अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, इसका आंसर बड़ा आएगा, या 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, इसका आंसर बड़ा आएगा। अगर इसका आंसर निकालना चाहूँ तो 5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3, इसका आंसर निकालना चाहूँ तो 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इज़ इक्वल टू 1।
इसका आंसर ग्रेटर देन आएगा इसके, यानी कि 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर ग्रेटर देन आया 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 के। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर ग्रेटर देन आएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 के। ठीक है, यानी कि 7 माइनस 3 4 ग्रेटर देन है 7 माइनस 3 2 बार 4 2 बार 8 माइनस 1। ठीक है, ये देखें कि हमेशा इसका आंसर इससे बड़ा आएगा। जब हम 3 में एक प्लस करें तो आंसर छोटा आ जाएगा, 1 में एक प्लस करें आंसर छोटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू प्लस 1 का जो आंसर आएगा, यानी कि जब हम +1 करते हैं, +1 किया तो इसका आंसर छोटा आता है b माइनस ये a लिखा हुआ है ए क्यू से। ठीक है, ये देखिए ना कि वही चीज़ है, जब हम इंटीजर में एक प्लस करके माइनस करेंगे तो उसका आंसर हमेशा लेस देन आया करेगा। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है, b माइनस ए क्यू का आंसर जो है वो ग्रेटर देन आया करेगा b माइनस ए क्यू प्लस 1। जब +1 किया इसमें देखें तो इसका आंसर छोटा आया, जब +1 नहीं किया तो आंसर 3 यानी कि इससे बड़ा आया। जब हमने +1 किया तो आंसर छोटा आएगा, वैसे ही रहने दिया तो आंसर बड़ा है। +1 किया आंसर छोटा आएगा। ठीक है, इस तरह +1 वाले का आंसर छोटा आएगा। अब ये चीज़ सारी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के है, ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू के 0 है। अब देखें वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल हमें कह के आया था, वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल जब हमने ये चीज़ प्रूव कर दी थी, ये प्रूव हो गई थी। ये प्रूव कैसे हुई थी? ये हमारी प्रूव हो गई थी वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल से। और वेल ऑर्डिनरी प्रिंसिपल हमें कहता था कि लीस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट r इज इक्वल टू b माइनस ए क्यू है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि b माइनस ए क्यू से भी छोटा एक एलिमेंट है, यानी कि b माइनस ए क्यू से छोटा एलिमेंट ये वाला मौजूद है ना। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता था लीस्ट एलिमेंट b माइनस ए क्यू है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि b माइनस ए क्यू ग्रेटर देन है, यानी कि इससे छोटा ये एलिमेंट भी मौजूद है। तो ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ने तो ठीक कहा था कि सबसे छोटा एलिमेंट b माइनस ए क्यू है, लेकिन यहाँ पे इससे छोटा एलिमेंट क्यों निकल के आया? तो इस वजह से निकल के आया जब हमने r ग्रेटर देन इक्वल टू a के रखा। ठीक है, यानी कि ये चीज़ गलत है। अगर हम ऐसा रखेंगे तो छोटा एलिमेंट भी आएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, सबसे छोटा तो ये है। तो इसका मतलब है कि r जो है वो लेस देन a होगा, यानी कि इस चीज़ के उलट ठीक होगा। ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, तो r जो है वो लेस देन है a से, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, प्रूव तो हमारा हो गया। यूक्लिड का एल्गोरिथम हमें कहता है b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस r, और यहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 से और लेस देन हो a से। ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है, इसको हमने प्रूव करना था। प्रूव हमने कैसे किया कि हमने जब b को अंदर रखा, a से मल्टीप्लाई किया, a को a से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया a को, और हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर रहता था। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमने फार्मूला रख दिया कि b में से ax को माइनस किया जाए, ये रिमाइंडर में से फार्मूला था। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, दो इंटीजर्स लिए थे a और b, तो हमने रिमाइंडर्स का एक सेट बना दिया जिसमें हमने कह दिया कि b माइनस ए एक्स जो है और x जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, a भी इंटीजर से है, b भी इंटीजर में से है, जो डिवाइड करता है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, और हमने ये भी कह दिया कि r की वैल्यूज़ हमने देखी तो r 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि b माइनस ए एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इस पे लगाया, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की पहली कंडीशन नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक हो गई। दूसरी कंडीशन के मुतालिक यहाँ पे कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, लीस्ट एलिमेंट तो लाजमी होगा। तो हमने कह दिया जब x की वैल्यू q होगी तो उस वक्त हमारा लीस्ट एलिमेंट आ जाएगा b माइनस ए क्यू। ठीक है, ये लीस्ट एलिमेंट है हमारा। ये चीज़ हमारी यहाँ से, अब हमने इसको मज़ीद सोल्व किया तो b इज़ इक्वल टू, यानी कि ये इधर आकर प्लस हो गई तो r प्लस ए क्यू इज़ इक्वल टू b आ गया। हम इसको लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस r। तो ये वाली चीज़ हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हमने ये वाली इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो सेट में हमें बताया गया था कि b माइनस ए एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है 0 के। अगर ये चीज़ रिमाइंडर ग्रेटर दैन है इक्वल टू 0 के, तो ये वाला रिमाइंडर भी, यानी कि b माइनस ए क्यू भी तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा।
ये आर की वैल्यू है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूव हो गया। तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है, हमने प्रूव करना था आर जो है वो लेस देन है ए से, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसके उलट वाली चीज़ उठाई, यानी कि आर जो है वो ग्रेटर देन है ए के, हमने ये उठाया ग्रेटर देन इक्वल टू ए के। यहाँ से आर माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से आर की वैल्यू हमने पुट की बी माइनस ए क्यू, ठीक है। बी माइनस ए क्यू माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ए कामन लिया तो आर प्लस क्यू प्लस 1 आ गया, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है। अगर q इंटीजर है तो q प्लस 1 भी इंटीजर होगा, ठीक है। हमने फिर देखा कि b माइनस ए क्यू प्लस 1 का आंसर जो है वो छोटा आता है b माइनस ए क्यू से, ठीक है। इसका आंसर हमेशा इससे छोटा आएगा। लेकिन वेल नोटेड प्रिंसिपल ने प्रूव कर दिया था कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ये वाला सबसे छोटा एलिमेंट है, ये सबसे लीस्ट एलिमेंट है। लेकिन इससे भी लीस्ट एलिमेंट आ गया, और वो किस वक्त आया, जब r को ग्रेटर देन इक्वल टू के ए के रखा। तो वेल लोडिंग प्रिंसिपल ने ठीक कहा था, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन उस वक्त आई जब r ग्रेटर देन इक्वल टू ए के रखा, यानी कि ये चीज़ गलत है, इसका उलट ठीक है। और उलट इसके क्या था, r जो है वो लेस देन ए के, ठीक है। तो ये देखें यहाँ 3 हिस्से थे, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर लेस देन ए, ये तीनों को प्रूव करना था। एक को हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से प्रूव कर दिया, ये एक दूसरी चीज़ यहाँ प्रूव कर दी, और तीसरी चीज़ हमने कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर दी। ये हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम का प्रूव होया मुकम्मल। और इसको पेपर में कैसे लिख के आना, ये हमारी बुक पे लिखा हुआ है। अब हम इसकी यूनिकनेस प्रूव करेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग मेथड है, आपकी बुक पे नहीं है। तो यूनिकनेस क्या आता है, पहले हम इसको तस्वर कर लेते हैं। 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर c है, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय c1 है, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय c2 है, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय c3 है। तो c की वैल्यू क्या होगी कि आंसर 6 आए, तो c की वैल्यू अगर हम 3 रखें तो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो c1 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 3, c3 की वैल्यू भी 3, ठीक है। तो यहाँ पे जोन से मर्जी आप वेरिएबल को नाम दे दें, वेरिएबल का नाम दे दें, लेकिन उसकी वैल्यू 3 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल आएगी, यानी कि जितने मर्जी नाम दें उनका आंसर यूनिक आ रहा है। तो यूनिकनेस हमने प्रूव करनी है कि b को जब हम a से डिवाइड करवाया तो वहाँ पे जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आता है वो यूनिक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन a है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको q1 और r1 का नाम भी दे दूंगा तो इनकी वैल्यू भी इनके सेम ही आएगी, यानी कि c1 इक्वल टू c2 इज इक्वल टू c3 इज इक्वल टू c। ये चीज़ साबित करती है कि आंसर यूनिक है। तो हमने ये साबित करना है कि q1 इक्वल है q के और r1 इक्वल है r के, ये हमने चीज़ साबित करनी है, ठीक है। तो ये हमने चीज़ प्रूव करनी है। अगर ये प्रूव हो जाएगी तो इसका मतलब ये q जो भी हम वैल्यू q की ले लें आंसर हमारा सेम आएगा, यानी कि कोई भी नाम वेरिएबल का रख लें आंसर सेम आएगा, यूनिक होगा वो नंबर, ठीक है। तो यहाँ से देखें b इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू b, ठीक है। यानी कि ए क्यू प्लस आर इक्वल टू है ए क्यू प्लस 1 प्लस r1। ये देखें ना, ये वाले b की वैल्यू इस तरफ, ये वाले b की वैल्यू नीचे वाले की इस तरफ। यहाँ से देखें अगर हम तो r माइनस ये r1 इधर ले आए, और ये ए क्यू और ये उधर चला गया ए क्यू, ठीक है। ए क्यू 1 माइनस ए क्यू, r1 माइनस r माइनस r1, यहाँ से a कॉमन लिया q1 माइनस q, ठीक है। तो अब देखें अगर हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएं तो डिविजिबिलिटी कहती है कि b इज इक्वल टू ए सी लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि a डिवाइड करता, इसका मतलब क्या होता है a डिवाइड करता है b को। इसी तरीके से ये इंटीजर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई ये इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है a डिवाइड करता है r माइनस r1 को। ये कोई ना कोई इंटीजर लिखा है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इसको एक स्टेप बढ़ा लें r माइनस r1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई सम इंटीजर, ठीक है। तो इसको क्लोज करके हमने ये लिख दिया। अब ये लिख दिया, अब देखें ये चीज़ डिवाइड करती है इसको, तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ लेस देन है इससे। अब एक चीज़ दूसरे को डिवाइड करती है, आप देखें ना 2 अगर 4 को डिवाइड करता है तो ज़ाहिर सी बात है 2 लेस देन है 4 से। हम ऐसे तो नहीं कह सकते, कोई ग्रेटर वाला नंबर लेस वाले नंबर को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है a जो है ये लेस देन है r माइनस r1 से, इसके इक्वल भी हो सकता है, यानी कि 2 डिवाइड करता है 2, ठीक हो गया ये। अब हम ये दो कंडीशंस देखें तो इन दो कंडीशन से हमने क्या नतीजा निकाला। ये दो कंडीशंस हमें कहती है
कि आर माइनस आर वन जो है ये लेस देन है ए से, आर माइनस आर वन जो है वो लेस देन है ए से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए जो है वो यहाँ इसी को यानी कि इसको अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये कहता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन है आर माइनस आर वन से। अब ए को लेस देन भी कहा जा रहा है आर माइनस आर वन से और ग्रेटर देन भी कहा जा रहा है, यानी कि ए ग्रेटर देन है आर माइनस आर वन से और ये लेस देन इक्वल टू है आर माइनस आर वन से। अगर कोई नंबर या तो लेस देन हो, एक आपने पढ़ा नहीं था वो थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, एक नंबर 2 से छोटा है और 2 से ही बड़ा है, तो इसका मतलब ना तो वो 2 से छोटा है ना ही 2 से बड़ा है, वो इक्वल टू 2 है। तो सैंडविच थ्योरम हमें कहता है कि ना तो इस चीज़ से छोटा भी है और इस चीज़ से बड़ा भी है, तो इसका मतलब कि वो ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि ए की वैल्यू इक्वल टू है ज़ीरो के। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी आर माइनस आर वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल भी हो सकती है ना, तो आर माइनस आर वन इक्वल टू ज़ीरो के आ गया, तो इक्वल टू ज़ीरो के आ गया, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू आर वन आ गया। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया आर तो यूनिक है। अब हम क्यू को यूनिक प्रूव करेंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट उठाएं, आर माइनस आर वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई क्यू वन माइनस क्यू। यहाँ पे आर माइनस आर वन का आंसर ज़ीरो इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई क्यू वन माइनस क्यू। ठीक है, तो ए हमारे पास ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए हमारे पास डिवाइड करता है बी को, और जो डिवाइड करता है वो ज़ीरो नहीं होता। इसका मतलब क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ से क्यू वन इज इक्वल टू क्यू के आ गया, तो यूनिकनेस प्रूव होगी। यूनिकनेस क्या प्रूव हुई कि आर वन इक्वल है आर टू के और क्यू वन इक्वल है क्यू टू के, तो ये हमारी यूनिकनेस प्रूव हुई। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।